हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारे साथ है अंकित कुमार। AIR 7 रैंक है, गेट 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, इतने सारे लोग आप देख रहे थे इलेक्ट्रिकल का ही रहता, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है। तो अंकित, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इतना सुपर रैंक लाए। तो इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि अभी ये लास्ट ईयर में है, अभी तक BE कंप्लीट नहीं हुई है और सेल्फ स्टडी किए हुए है और गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए है, फेसबुक के क्लोज ग्रुप को ज्वाइन किए हुए और यूट्यूब के वीडियोस को भी फॉलो करते हैं। तो अपनी पूरी प्रिपरेशन में आपको बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसे इंटरेस्टिंग रही है और इनके बारे में जब मैं जाना तो, और पॉलिटिक्स में भी इनको इंटरेस्ट है और लिखते भी है ये, तो ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। तो इनकी जो जर्नी है बहुत ही गुड है, इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। और जितने लोग भी व्यूअर्स इस गेट एकेडमी चैनल पे जितने लोग भी देखते हैं, इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमको जानने को मिलेगी कि हम अपनी प्रिपरेशन में कई बार कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो किन किन चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए। तो अंकित, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी जो जर्नी रही है। तो तुम 12 तक स्टोरी बताओ कि अप टू 12 तक तुम कहाँ से पढ़े और 12 तक क्या रहा है। सर, मेरा पटना में जैसे एक गांव था मनेर, मेरा होम टाउन वही है, मतलब मनेर से। यस सर। ओके। तो मनेर में एक स्कूल था, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं वहीं से पढ़ा था। बेसिकली शुरुआत में मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, शुरुआत में मैंने बहुत बुरी आदतें भी थी, जैसे मैं चोरी वोरी करता था, वो सब कुछ भी मैं करता था। लेकिन 6th के बाद जैसे मैं हिमालयन में गया था, तो उससे पहले मैं जिस स्कूल में था उसका फीस था 60 रुपया, हिमालयन में मैं गया तो उसका फीस हो गया था 600 रुपया। ओके। ये चीज़ मुझे हिट किया था और मैं तभी से 6th क्लास से ही मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा पिताजी पे इतना प्रेशर आया। तो 6th क्लास में मुझे 3rd रैंक आया, वैसे वैसे करके मैं पढ़ना शुरू किया। 11th 12th मैं पटना से किया था और उसमें मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि हम सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, हो ओके। जाता है। उसे हम लोग फ्लाइंग कैंडिडेट बोलते हैं। हाँ। तो लोग सिर्फ एग्जाम देने जाते थे, बाकी पढ़ाई लिखाई नहीं होता था उस स्कूल में। अच्छा, तो हम अपना प्रिपरेशन करते थे। हाँ, जेई का प्रिपरेशन आराम से जेई का प्रिपरेशन करते थे 11 12 में। ठीक है, तो 11 12 तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन चला जेई का? प्रिपरेशन जेई का चला। ठीक है। तो जेई में मेरा आया मेंस में 13,762 रैंक और एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था। एडवांस क्लियर नहीं हो पाया। ओके। तो फिर मैं NIT दुर्गापुर ज्वाइन किया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट लेकर। हम्म। तो वहाँ से शुरुआत में फर्स्ट ईयर में तो उतना ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस था नहीं। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो उस वक्त NIT दुर्गापुर में रिक्रिएशन काफ़ी होता था, मतलब रैगिंग जैसा पूरा सीन था वहाँ। ओके। तो फर्स्ट ईयर मेरा तो तुम्हारी रैगिंग हुई है? हाँ, अच्छा से रैगिंग मेरा बहुत अच्छा। ठीक है, थोड़ा सी होना चाहिए। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी होना चाहिए, मेरी भी हुई है। मेरे को लगता है कि फिजिकल नहीं होना चाहिए लेकिन रैगिंग होना चाहिए। रिस्पेक्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर और जूनियर के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत आगे आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक तो है। इसीलिए हम लोग उसका नाम चेंज करके रिक्रिएशन कर देते थे, क्योंकि वहाँ फिजिकल कुछ नहीं होता था। हाँ। जो होता था मेंटल होता था, दौड़ना भागना यही सब होता था। हाँ, चले गए। और फर्स्ट ईयर में ही एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे कॉलेज में एक एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल यूनिट के नेग्लिजेंस की वजह से एक लड़के का डेथ हो गया। तो उस वजह से हम लोगों ने एक स्ट्राइक किया। वहाँ से मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि वो स्ट्राइक बहुत बड़े लेवल पे हुआ। हम लोग इतना अच्छा स्ट्राइक किए कि डायरेक्टर तक, एक NIT का डायरेक्टर हम लोग चेंज करवा दिए। अच्छा, ओके। तो फर्स्ट ईयर में वो हुआ तो मेरा ध्यान पॉलिटिक्स पे भी गया। नहीं, तो तुमको कब पता चला कि तुमको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है? उसके पहले का भी आइडिया था कि तुमको अभी पता चला कि मैं एक अच्छा रिप्रेजेंट कर पाता हूँ लोगों के ग्रुप को? ये उसी समय पता चला? यस सर। उसी वक्त जैसे हुआ क्या था कि मेरा आवाज़ हमेशा से ज़्यादा था और मेरे कॉलेज का ड्रामेटिक्स क्लब के मैं उस वक्त मेंबर बन चुका था। फर्स्ट ईयर में ही बन चुका था। तो फिर मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले तक तो ऐसा था कि मेरे को स्कूल जाना ही नहीं था, मैं अकेले ही रहता, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। लेकिन उस वक्त जब वो स्ट्राइक हो रहा था तो मुझे, जैसे हम लोग जूनियर थे तो हमारे ही सीनियर थे कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट, तो वो हम लोग को बोला करते थे कि जाओ बच्चों को बुला कर लाओ या फिर नारे लगाओ, ये सब चीज़। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि हाँ, ये सब भी मैं कर सकता हूँ, प्रोफेसर के सामने भी मैं खड़ा होकर कुछ बोल सकता हूँ। तो उस वक्त मुझे अच्छा लगने लगा। ओके। तो फिर आगे चल के तो बहुत कुछ हुआ। जैसे हम लोग के कॉलेज में TPR का इलेक्शन हुआ, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्शन से होता है। वो इलेक्शन भी मैं लड़ा और मैं जीत गया। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। फिर फर्स्ट ईयर में मैं NSS ज्वाइन किया था, नेशनल सर्विस स्कीम हमारे कॉलेज में है। फाइनल ईयर आते आते मैं अभी NSS का यूनिट लीडर हूँ, मैं हेड हूँ NSS का अपने कॉलेज का। ओके। तो फिर उसके बाद और भी चीज़ें थी। जैसे फर्स्ट ईयर में एक हमारे कॉलेज का इनिशिएटिव है बिहारी मोड़ एजुकेशन प्रोजेक्ट। हमारे कॉलेज के पास में ही एक है बिहारी मोड़, वहाँ के बच्चे बहुत गरीब हैं तो लोग जाते हैं उनको पढ़ाने। मैं उसे भी ज्वाइन किया था, पर सेकेंड ईयर के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो यही सब इंसिडेंट था जो मतलब
अलग अलग काम करना मुझे सिखाया कॉलेज ने। नहीं, लेकिन ऐसा हमेशा मानते हैं हम लोग, मैक्सिमम लोग मानते हैं कि नॉर्मली जितने लोग भी गेट में स्कोर लाते हैं या टॉप रैंकर लोग लाते हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा हॉबी नहीं रहती। इतने लोगों से मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन लोग की और डिफरेंट हॉबी होती है, कम हॉबी होती है। उनका पार्टिसिपेंट कॉलेज में जो रहता है वो लोग पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और जैसे तुम बोले कि पॉलिटिक्स में हो, लिखते भी हो और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसके साथ साथ अपने आप को इतने और ड्रॉप तक नहीं लिए हो, तुम सेल्फ स्टडी किए हो, तो अपने आप को टेक्निकली इतने अच्छे से कैसे मेंटेन किए? मतलब जब तक टेक्निकली कंसेप्ट आपका इतना अच्छा नहीं होगा, आप एक ऐसे बिग एग्जाम, एक गेट का एग्जाम, एक बिग एग्जाम है, उसको इतने अच्छे रैंक से कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो टेक्निकली तुम फर्स्ट ईयर से क्या इतना केयर करते थे अपने सब्जेक्ट का कि जो तुमको इतना एडवांटेज किया? नहीं सर, फर्स्ट ईयर से मैं होता क्या नहीं, मैं सेमेस्टर एग्जाम भी, मेरा जो NIT है वो बहुत कहा जाता है वहाँ पे इसी कूल डिपार्टमेंट है, कूलेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ, तो उतना एग्जाम का कोई प्रेशर रहता नहीं था। और फर्स्ट ईयर से कभी भी मैं टेक्स्ट बुक नहीं रेफर किया। क्लास में जो नोट्स बनते थे वो कोई बना लेता था, हम लोग को देता था, वही से मैं पढ़ के एग्जाम देता था। मेनली जब मैं गेट का प्रिपरेशन थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, क्योंकि मुझे पता चला था कि हाँ लाखों लोग देते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल यही था कि वो लाख लोग अगर हैं तो उसमें मैं क्यों सेलेक्ट होऊंगा। तो जितना टाइम मैंने पढ़ाई को दिया था शुरुआत में, उससे ज़्यादा टाइम मैंने प्लानिंग को दिया था। ओके। मुझे लगता है प्लानिंग ही मेरा बेस्ट पार्ट था, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से लोग प्रिपेयर कर रहे थे। मैं देखता था कि वो लोग ऐसे ही बस प्रिपेयर किए जा रहे, कुछ भी पढ़े जा रहे थे, और मैं लास्ट डे तक मुझे पता था कि मैं क्या पढ़ूंगा, क्या नहीं पढ़ूंगा, कितना पढ़ना है। जैसे मैंने क्या किया था कि थर्ड ईयर के सितंबर अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो हर वक्त मैं सोच के ही चलता था कि मुझे कैसे चलना है। जैसे मुझे पता था कि अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मुझे इजी सब्जेक्ट से शुरू करना होगा। तो मैंने नेटवर्क उठाया, फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल उठाया, फिर मैंने सिग्नल उठाया, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ तो मैं सिग्नल छोड़ा, EDC पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने किया था कि जितना टाइम बचा हुआ है मैं उस टाइम को पहले मैंने डिवाइड कर दिया था सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद मेरा ये था कि 3 चीज जरूरी होता है गेट क्रैक करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा रिवीजन। ओके गुड। अक्सर लोग रिवीजन को इग्नोर करते हैं, मेरे कॉलेज में भी मैंने देखा लोग रिवीजन को इग्नोर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर, रिवीजन सब। और मैं क्या करता था कि मैं अपने पूरे दिन को खाने के मुताबिक डिवाइड करता था। जैसे मैं सुबह उठा तो ब्रेकफास्ट से पहले का पूरा समय रिवीजन के लिए जाता था, चाहे उस दिन कुछ भी काम हो मुझे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट से लंच तक का समय मैं कोई एक सब्जेक्ट उठाता था, जो कि जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही रहता था। और फिर लंच से लेकर इवनिंग स्नैक्स तक कोई जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो उठा। क्योंकि अच्छा, तो एक ही दिन में तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट को हैंडल करते थे? 2 सब्जेक्ट सर, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को। और रिवीजन जरूरी नहीं कि वही सब्जेक्ट हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट में उठा लेता था रिवीजन करने के लिए जो मुझे लगता था कि मैं भूल गया हूँ। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती है मैं उस पर फोकस किया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये सब यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता रहता। शुभम डबीर सर का था, शिवम सर का था। अच्छा, तुम गेट एकेडमी को कब से फॉलो करना चालू किया? गेट एकेडमी जब स्टार्ट ही किया था गेट का प्रिपरेशन, तो उसी वक्त से मुझे लगता है कि मैं गेट एकेडमी को हमेशा से ही फॉलो कर रहा था। और खास तौर पे इन लोग का वीडियो, फिर बाद में शुभम सर तो अपना चैनल भी बना लिए। उनको मैं फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा उनसे पूछता रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो तुम गेट एकेडमी में कौन, मतलब जितने भी वीडियोस आते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे वो कम्युनिकेशन के हो, EMT के हो, चाहे नेटवर्क के कंट्रोल के, तो सभी लोगों को फॉलो करते थे कि स्पेस पे कुछ लोगों को फॉलो करते थे? नहीं सर, ऐसा हुआ था कि शुरुआत में गेट एकेडमी, मुझे अभी याद आया कि शुरुआत में गेट में मुझे मेरे कॉलेज की एक लड़की ने रेफर किया था। मैं क्वेश्चंस बनाता था गेट के, तो मुझे अच्छे से बनता नहीं था, तो मुझे कहा गया था कि वीडियो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के। तो वहां से मैं आया था गेट एकेडमी। मैं जो जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं बना लिया हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट जैसे EMT ही हो गया, तो तब मैं उस सब्जेक्ट का वीडियोस देखना शुरू करता था। पर अंत तक तो ऐसा हो गया था कि मैं कॉम्बैट के भी वीडियोस देखना। अच्छा, कॉम्बैट जो हम लोग प्रोवाइड किए उसको तुम देखते रहते थे? उसको भी मैं देखा था, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देखा, लेकिन मैं हर वीडियो खोल के देखता था क्या क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन मुझसे बनने लायक रहता था तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे जाता था, नहीं तो वो पूरा वीडियो देखता था। क्योंकि एक चीज था कि गेट एकेडमी जो जिस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इनफ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत टफ क्वेश्चन जो थे वो बहुत आसानी से समझा दिए थे। तो वो सब था कि गेट एकेडमी का बहुत ज्यादा हेल्प रहा मेरे लिए। और खास तौर पे तो यही था कि मतलब मैं गेट एकेडमी से लगभग प्रिपेयर किया मैं जितना। हाँ, तो ये मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि जब YouTube हम चैनल स्टार्ट किए तो जितने लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, स्पेशली सेल्फ स्टडी करते हैं, कि उनको एक प्लानिंग की नीड है, उनको एक कंसेप्ट चाहिए। कई बार वो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, उनको बहुत टाइम लग रहा है, तो उनको हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाए, तो उनकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल पाएगी। बट मेरे को नहीं पता था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो टॉप 10 में होंगे और इतना यूट्यूब को फॉलो करते होंगे। तो ये गेट एकेडमी के लिए एकदम
प्राउड की बात है कि इतने यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के बाद इतना अच्छा रैंक भी आप लाए हो, इज टू गुड। तो फिर भी मेरे लिए ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं मानता हूँ कि ईडीसी एक गुड सब्जेक्ट है जो इतना आसान में कमांड नहीं कर सकते लोग, एनालॉग सर्किट एक गुड सब्जेक्ट है जिसको कमांड नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन सिस्टम में लोग अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, लाइक डिजिटल कम्युनिकेशन में स्ट्रगल करते हैं, ईएमटी का कुछ पोर्शन है जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट अपने आप में एकदम एक आसान सा सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा स्ट्रगल रहता है। तो इन टफ सब्जेक्ट के लिए तुम कैसे प्लान करते थे जो नॉर्मली हर स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान होता है? देखिए जैसे मैं क्या करता था कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा, सिंपली जो मेरे पास बुक है, जो भी स्टडी पैकेज है, मैं उस पैकेज से पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैं गेट का क्वेश्चन बनाया, अगर मुझसे बन गया तो मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता था, अगर नहीं बना तो यूट्यूब पे सर्च किया, कोई भी चैनल मिला, कहीं से भी वो वीडियो मिला, मैं पढ़ लेता था। अगर उसके बाद भी नहीं बना तो मैं औरों की तरह उससे चिपक के कभी नहीं रहा, मैं छोड़ दिया। और ऐसा होता था कि जैसे 2-3 महीना आप क्रॉस किए, बीच बीच में आप टेस्ट वगैरह देते रह रहे हैं, और तब फिर वही कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है, क्योंकि माइंड में रहता है ना, रहता है हाँ, कि ये वाला चीज में से नहीं बना था। तो कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं ईडीसी पढ़ रहा था तो ये जो मॉस कैपेसिटर का जो टॉपिक है वो मुझे कभी नहीं समझ में आया। तो मैं शुरुआत में क्या किया था कि मैं एक पेज पे उसके जितने फॉर्मूलाज थे मैं लिख दिया था और कोशिश करता था कि ये फॉर्मूला मुझे याद रहे, इसे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। लेकिन लास्ट तक मुझे याद है कि गेट एकेडमी का ही एक वीडियो अपलोड हुआ था मॉस कैपेसिटर का, लगभग 55 मिनट का वो वीडियो था। मुझे वो वीडियो बहुत हेल्प किया था। और फिर बस 2 क्वेश्चन गेट का पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन था, उसमें डायमेंशन से रिलेटेड मॉस कैपेसिटर का क्वेश्चन था। वो सब क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पूरा क्लियर हो गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ हमें समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको और रिसोर्सेज देखने की जरूरत है। हाँ। और सेकंड चीज मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अभी हमारे पास रिसोर्स भी नहीं है और ये कंसेप्ट हमको समझ भी नहीं आ रहा है, तो उसको उस समय ड्रॉप कर दो। हाँ। उसको नोट कर लो कि ये मेरा पेंडिंग है, ये कंसेप्ट मेरे को नहीं आ रहा। पता चला कि उसके लिए 3 दिन तक आप लगे और आपके पास गुड रिसोर्स भी नहीं है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। उससे अच्छा है कि उस टॉपिक को पेंडिंग करो, बाद में हो सकता है रिसोर्सेस आ जाए, क्योंकि जैसे किसी के पास 1 ईयर का प्रिपरेशन टाइम होता है गेट एग्जाम देने का। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अब आज हमको कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, सपोज करो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप इतना ज्यादा वरी मत करो। आप ये देखो कि इसका रिसोर्सेस जो है वो गुड फॉर्म में अवेलेबल है कि नहीं। पता चला कई बार हम बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि तुम प्रॉपर सिलेक्शन किए टॉपिक का। जो टॉपिक तुमको लगा कि नहीं अभी नहीं करते, जाने दो, तो उसको जाने दिए। जो टॉपिक तुमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, वो अच्छा तुम कनेक्ट कर पाए। और तुम्हारा जो सबसे प्लस पॉइंट है ना, तुम जो जैसे मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, तो तुम्हारे माइंड में फ्रीडम है। तो माइंड में जब फ्रीडम होता है तो उससे क्या होता है, चीजें ना बहुत समय तक याद रहती है। जैसे कि तुमको कोई कंसेप्ट नहीं बना, तुम टेस्ट सीरीज में उस क्वेश्चन को देखे तो तुमको ना बहुत जल्दी क्लिक किया वो क्वेश्चन कि ये वही क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहा था, ये वही कंसेप्ट है जो मेरे को नहीं आता था। तो तुम ना उस क्वेश्चन को ना टेस्ट खत्म करने के बाद बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखे कि ये क्वेश्चन मेरे बहुत काम का है। तो क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है ना बहुत ही गुड है, कि तुमको ठीक है, तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको सब आता है, लेकिन जैसे जो चीज तुमको नहीं आती तुम्हारे माइंड में है कि तुमको क्या नहीं आता है, तो जैसे तुमको चीजें मिलेगी तुम उसको ले लोगे और बहुत ही अच्छे फॉर्म में ले लोगे। तो ऐसा करके तुम बहुत गुड फॉर्म में एग्जीक्यूट किए। तो ये सीखने वाली बात है सभी लोगों के लिए कि कई बार हम अपनी प्रिपरेशन मोड में रहते हैं और कई बार उतनी अच्छी चीजें नहीं चल पाती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इतने सारे आप लोग देखते हो कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी के साथ ये है कि आपकी एक प्लानिंग जो होना चाहिए बहुत गुड होना चाहिए और माइंड का फ्रीडम होना चाहिए। आप देख सकते हो कि कॉलेज में रहते हुए इतने सारे मतलब इन्वॉल्वमेंट है कॉलेज में, इतना सारा पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स लाइक करते हैं, पॉलिटिक्स को, इतनी सारी चीज़ों के बाद इतना अच्छा अगर एग्जीक्यूट कोई करता है तो किसी का प्लानिंग वाला पार्ट जो होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक तो प्राउड की बात है गेट एकेडमी के लिए कि आप गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके इतना अच्छा चीज़ की और गेट एकेडमी चैनल को आप इतना लाइक भी करते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फॉलो करते होंगे और बोलते भी नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि कई बार हम किसी को फॉलो करते हैं और किसी से हमको कुछ मिलता है तो हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं कि हम उसको फॉलो किए। ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ना कि अब एक बार हम रैंक ला लिए, अब किसी को क्या पता, हम बोलेंगे हम ही खुद पढ़े थे, रात भर पढ़े थे, पूरा टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहते थे, ऐसा हम बोलेंगे तो भी सबको मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रैंक है। तो ओवरऑल जैसे तुम ऑनेस्टी है जैसे तुम्हारी चीज़ों में, इस ऑनेस्टी को तुम मेंटेन रखना, तो मेरे को लगता है तुम्हारा जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, क्योंकि तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से लेते हो, अच्छे से हैंडल करते हो और हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो तुम हर चीज़ को जो तुम्हारा लेने का जो तरीका है, जो तुम्हारा जो व्यू है, जैसे तुम देखते हो वो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तुम एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे कंट्री के लिए। तो अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करना आसान नहीं होता है। जैसे सक्सेस का पहला वाला पार्ट तो ऐसा होता है ना कि हम अचीव कर लिए, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बहुत तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज लोग हैं जो अचीव कर लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ना कैरी नहीं कर पाते और होल्ड नहीं कर पाते। तो तुम्हारा माइंड जो सेटअप है वो बहुत गुड है,
तो उस चीज़ को मेरे को लगता है को कैरी करना चाहिए। तो आप सभी लोग, मेरे को लगता है कि आप इतना एंजॉय किए होंगे अंकित के इस सेशन को, इस इंटरव्यू को। अगर आपको कुछ मैसेज देना है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं उनको अगर आपको मैसेज देना है कि आप अगर कॉलेज में हो और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज के साथ साथ चीज़ों को अगर मेंटेन करना हो तो कैसे हमारी मेंटेलिटी जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए कि हम दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो आप तो बोलिए। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि घंटे वो डिसाइड करेंगे पढ़ने का। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने ही देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको मतलब सोसाइटी से अलग नहीं होना। जैसे मैं क्या करता था कि दिन भर, जैसे एनएसएस ही है मेरा, तो मुझे पता होता था कि शाम में मेरा मीटिंग होने वाला है, तो मैं अपना रूटीन उस हिसाब से शिफ्ट कर लेता था। तो आपको क्या करना है कि टारगेट रखना है डे का। ऐसा रूटीन कभी नहीं बनाना चाहिए ना कि हम 6 से 8 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 8 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उससे प्रेशर होगा आप पे। अगर आप वो नहीं फॉलो कर पाएंगे तो उससे आप ही फ्रस्ट्रेट होंगे। बिल्कुल। उससे अच्छा है कि आप ये टारगेट कर लीजिए ना कि हाँ, इस दिन में हमको ये भी पढ़ना है, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर पढ़ना है। अब जब टाइम मिले हम तब पढ़ लेंगे, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। हाँ। और फिर दूसरा चीज़ है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मैटर कर जाती है। जैसे मैं बहुत बाद में मैंने कोरा पेज पढ़ा था, वो मैंने भी यूज़ किया है, वो था ऑडियो नोट्स बनाने का। मतलब मैं क्या करता था कि अगर कभी मैं फ्री हुआ तो 20-30 मिनट का एक सब्जेक्ट का नोट्स बना लिया, ऑडियो नोट्स। और फिर मैं इधर उधर ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो ईयरफोन लगा के अपना सुनते जा। अच्छा, ये गुड पॉइंट है, ये मेरे लिए न्यू पॉइंट है। हाँ, तो वो बहुत फायदा किया मुझे, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ कि पहला हफ्ता मैं सुना, दूसरा हफ्ता जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे याद है। ओके। तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। हाँ। क्योंकि लगता था कि याद है। क्योंकि हाँ, लेकिन आप अगर कहीं पे जा रहे हो और आप जहाँ पढ़ नहीं सकते हो तो वो ऑडियो नोट्स आपका काम आ जाएगा। बहुत काम आता है। आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी जगह पे जाना हो, 30 मिनट्स बचा है, उस 30 मिनट्स में एक बार आप सुन लिए तो जो चीज आप बार बार ऐसे सुनते रहते हो तो वो कनेक्ट होता है ना, और वो आपका ही नोट्स है। और फिर क्या होता था, मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में ही बहुत लोग क्या करते थे कि नोट्स जब लिखते थे वो जो दीवार पे चिपकाने के लिए, तो पूरा दीवार उनका भरा रहता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी वो काम किया, लेकिन मैं 5 ही पेज लगाया अपने दीवार पे। इतना ही लगाना चाहिए जितना आप रिवाइज कर सके। मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज ही होता है। वो चीज तो भी मैं आप ही से सीखा था, जो आप बोले थे कि जैसे जीटा इक्वल टू 0.5 पे 16.3% होता है। तो ये सब भी मैं आप ही से सीखा था। तो वो सारे वैल्यूज मैं लिख करके दीवार पे लगा दिया था। पर वो भी मुझे पता था कि अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं। 5 पेज थे, हर 2-3 दिन पे एक बार मैं देखता था, पूरा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। 10-2, 10-1/2 ये सारे वैल्यूज मैं याद करके रखा था। हाँ, जितना मैं बोलता हूँ कि इतने एक स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन में पता होना चाहिए, उससे एडवांटेज होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें, अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाए तो हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यस। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो फिर आप कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को। तो हमेशा चिल रहना चाहिए। जस्ट गुड, ये गुड पॉइंट है। तो आप इस पॉइंट को देख सकते हो कि अपने आप को अच्छा कैरी करना चाहिए, चिल रहना चाहिए, और जो आपको करना है उस साइड में आप हमेशा सोचते रहो और अपनी हर एक चीज़ों को करो और मेंटली बहुत फ्री रहो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये प्लस पॉइंट है कि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ अचीव करने का अपना एक मजा है। ठीक है अंकित, तो ये सेशन तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और तुम कॉलेज के साथ इतने अच्छे से कैरी किए। कॉलेज के साथ और भी लोग कैरी करते हैं, इतना अच्छा रैंक लाते थे, लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन तुम्हारे में कुछ ऐसी बात है जो थोड़ा सा तुमको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से। वो बहुत ही गुड है, गुड माइंड सेटअप है, तो वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी है उसको ऐसे ही कैरी कीजिएगा। ठीक है, तो अभी PSU के लिए आपको ऑल द बेस्ट। एमटेक का जो आप लोग फॉर्म भरोगे उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी आपको जो चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी जर्नी को ऐसे कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।